नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। आज का ये टॉपिक यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे के लिए और वनडे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम कल्पना करें कि हम हजारों की भीड़ के बीच खड़े हैं और हमारे सामने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर साम्राज्य की हथियारबंद पुलिस खड़ी है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कोई ढाल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा वाक्य है, चंद शब्दों का एक ऐसा नारा है जिसे सुनकर भीतर का सारा डर खत्म हो जाता है और सामने खड़े साम्राज्य की नींव हिलने लगती है। बिल्कुल। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इतिहास गवाह है कि कई बार एक पूरा का पूरा सैन्य अभियान जो काम नहीं कर पाता ना, वो काम एक सटीक समय पर बोला गया एक छोटा सा वाक्य कर देता है। सही बात है। ये वाक्य महज शब्द नहीं होते, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध के सबसे धारदार हथियार होते हैं। एग्जैक्टली। और आज के हमारे इस विस्तृत चर्चा का जो स्रोत है वो बिल्कुल यही है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 26 प्रमुख वचन एवं नारे। लेकिन हम केवल इन नारों को पढ़ने नहीं बैठे आज। हाँ, रटना हमारा मकसद नहीं है। वही तो, आज हम ये समझेंगे कि इन नारों ने जमीनी स्तर पर काम कैसे किया। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो अक्सर बस ये रट लेते हैं कि किसने क्या कहा, लेकिन आज हम उस इतिहास को डीकोड करेंगे। बिल्कुल, उस मानसिकता को समझेंगे। हाँ, हम समझेंगे कि 1857 में मंगल पांडे की आवाज और 1942 में महात्मा गांधी के शब्दों में वैचारिक रूप से क्या बदलाव आ चुका था। तो चलिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जहां आजादी की मांग केवल याचिकाओं या अपीलों तक सीमित नहीं थी, जहां सीधा संघर्ष था। बिल्कुल, जहां क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। हमारे स्रोत में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे और राम प्रसाद बिस्मिल के नारे इसी आक्रामकता को दर्शाते हैं। अगर हम ध्यान दें तो क्रांति और सीधे प्रहार वाले ये जो नारे हैं, ये अलग अलग कालखंडों से आते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा बिल्कुल एक समान है। उदाहरण के लिए 1857 के विद्रोह के दौरान मंगल पांडे का नारा था, मारो फिरंगी को। बहुत सीधा और स्पष्ट। बिल्कुल, ये उस समय के गुस्से की एक अत्यंत स्वाभाविक और त्वरित प्रतिक्रिया थी। मतलब सामने जो गोरा सैनिक या अधिकारी खड़ा है जो सीधे तौर पर शोषण कर रहा है, उस पर सीधा प्रहार करो। हाँ, एक व्यक्ति विशेष पर। सही कहा। लेकिन जब हम 1920 और 30 के दशक में भगत सिंह के दौर में आते हैं तो तस्वीर काफी बदल चुकी थी। भगत सिंह ने नारा दिया, साम्राज्यवाद का नाश हो, और साथ ही इंकलाब जिंदाबाद, जो कि मूल रूप से हसरत मोहानी जी ने गढ़ा था, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन भगत सिंह ने इसे 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय एक जनघोष बना दिया। तो यहाँ एक बहुत स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। मंगल पांडे का नारा एक व्यक्ति विशेष या सामने खड़े दुश्मन पर हमला था, लेकिन भगत सिंह एक पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैचारिक छलांग थी। मतलब भगत सिंह इस बात को समझ चुके थे कि अगर आप केवल कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार भी दें तो भी कुछ नहीं बदलेगा। एग्जैक्टली, शोषण खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी साम्राज्यवादी व्यवस्था ही शोषण पर टिकी है। इसलिए उनका लक्ष्य कोई एक फिरंगी नहीं था, बल्कि वो पूरा ढांचा था जो एक देश को दूसरे देश का गुलाम बनाता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की पुकार थी। इसी आक्रामक विचारधारा में सुभाष चंद्र बोस के नारे मुझे बहुत दिलचस्प लगते हैं, जैसे दिल्ली चलो, जय हिंद, और उनका सबसे प्रसिद्ध नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बहुत शक्तिशाली वाक्य है ये। लेकिन रुकिए, मैं सोचती हूँ कि यह एक बहुत बड़े विरोधाभास की तरह भी है। एक तरफ हमारे पास महात्मा गांधी का अहिंसा का दर्शन था जो पूरे देश पर हावी था। सही बात। और दूसरी तरफ बोस 1944 में बर्मा से खुलेआम एक अंतिम समझौता या कह लें अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि एक नेता किस स्तर के विश्वास के साथ जनता से सीधा उनका जीवन, उनका खून मांग सकता है? क्या ये उस समय के शांतिपूर्ण नैरेटिव के बिल्कुल खिलाफ नहीं था? देखिए, ये बिल्कुल खिलाफ था, और यही सुभाष चंद्र बोस की स्पष्ट सैन्य रणनीति का हिस्सा भी था। बोस आजाद हिंद फौज का नेतृत्व कर रहे थे। एक पूरी सेना का? हाँ, और एक सेना को किसी गोलमोल वादे या सत्याग्रह की नहीं, बल्कि एक ठोस मिशन और स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता होती है। तो मुझे खून दो, ये उस सर्वोच्च बलिदान का सीधा और पारदर्शी आह्वान था। मतलब कोई झूठी उम्मीद नहीं दे रहे थे वो। बिल्कुल नहीं। वे या नहीं कह रहे थे कि आजादी आसानी से मिल जाएगी, वे स्पष्ट कर रहे थे कि इसकी कीमत आपकी जान है। और दिल्ली चलो कोई राजनीतिक नारा नहीं था, वो तो एक लक्ष्य था ना। हाँ, ये एक भौगोलिक और रणनीतिक सैन्य लक्ष्य था।
ये उस समय के युवाओं के लिए एक चुंबक की तरह था, जिन्हें लगता था कि अब केवल बातों से या कूटनीति से काम नहीं चलेगा। ये समझ में आता है कि खून और हथियारों की पुकार ने एक खास वर्ग में तुरंत ऊर्जा भर दी। लेकिन केवल आक्रामकता एक लंबे संघर्ष को जिंदा नहीं रख सकती। सही कहा। जनता को ये भी तो पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए मर मिटने को तैयार है, हमारी वैचारिक जमीन क्या है। और यहीं से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ आता है, जहां अधिकारों और स्वराज की नींव रखी गई। क्योंकि जब तक आप अपने अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक आपका संघर्ष दिशाहीन रहेगा। इस दौर में ऐसे नेता सामने आए जिन्होंने स्वतंत्रता को अंग्रेजों से मांगी जाने वाली एक रियायत से बदलकर उसे अधिकार बना दिया। बिल्कुल भारतीयों के जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया। और इस कड़ी में बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज और आराम हराम है। और उनका एक अंग्रेजी कथन भी है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो और लाला लाजपत राय के दो महत्वपूर्ण कथन हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ और मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। मुझे इन नारों के बीच का क्रमिक विकास बहुत आकर्षित करता है। जैसे तिलक ने 1916 के होम रूल आंदोलन के समय स्वराज की बात की, जिसका मतलब उस समय शायद डोमेनियन स्टेटस या ब्रिटिश राज के अधीन स्वशासन से था। हाँ, तब पूरी आज़ादी की बात खुलकर नहीं हो रही थी। और उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का नारा दिया, जो एक ऐतिहासिक छलांग थी। बिल्कुल। अब भारत किसी भी रूप में ब्रिटिश मुकुट के अधीन रहने को तैयार नहीं था। पूर्ण स्वराज ने पूरे स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम लक्ष्य तय कर दिया। एक और दिलचस्प बात है, नेहरू का जो एक नारा अंग्रेजी में है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये किस वर्ग तक संदेश पहुंचाने की कोशिश थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय भारतीय राजनीति केवल गांव या सड़कों तक सीमित नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और जो अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग था, उसे भी ये समझाना जरूरी था कि भारत का अस्तित्व केवल एक भौगोलिक भूमि नहीं है। मतलब ये एक वैश्विक अपील थी। हाँ, लेकिन इन सबके बीच लाला लाजपत राय का जो कथन है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। उफ, ये नारा मैं जब भी इसे पढ़ती हूँ, मुझे इसमें छिपा अद्भुत विजुअलाइजेशन हैरान कर देता है। कैसे? मतलब सोचिए, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर। पुलिस आप पर बेरहमी से लाठियां बरसा रही हैं। एक सामान्य इंसान दर्द से कराहता है, शायद पीछे हट जाता है, लेकिन लाला जी उस शारीरिक यातना के बीच भी अपने दुश्मन के अंत की कल्पना कर रहे हैं। ये हर एक लाठी को ताबूत की कील बनते हुए देख रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक जीत का कितना बड़ा उदाहरण है। मैं इसे केवल एक मनोवैज्ञानिक जीत नहीं कहूंगा, ये एक बहुत गहरी रणनीतिक दूरदर्शिता भी थी। लाला लाजपत राय जानते थे कि उनकी शारीरिक हार ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिक हार बन जाएगी। अरे वाह, ये नजरिया तो बहुत सटीक है। वे दुनिया को बता रहे थे कि सत्ता का ये अंधा बल ही उस सत्ता को हमेशा के लिए दफन कर देगा। और वास्तव में हुआ भी यही। उनकी शहादत ने पूरे देश को, विशेषकर भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारियों को झकझोर दिया। उन्होंने अपने शारीरिक दर्द को राष्ट्र के सामूहिक क्रोध में बदल दिया। बिल्कुल। और इसी वैचारिक नींव के दौरान दयानंद सरस्वती का एक और नारा है, वेदों की ओर लौटो। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहली नज़र में और आज के संदर्भ में भी ये एक पूरी तरह से धार्मिक नारा लग सकता है। तो मैं ये सोच रही थी कि स्वतंत्रता संग्राम के उस नाजुक राजनीतिक माहौल में, जहां सभी को एक साथ लाने की जरूरत थी, क्या ये नारा लोगों को अलग थलग करने वाला नहीं था? इसका असल महत्व क्या था? इस पर अक्सर बहस होती है, लेकिन हमें इसे 19वीं सदी के संदर्भ में समझना होगा। अंग्रेजों ने न केवल भारत पर राजनीतिक कब्जा किया था, बल्कि वे भारतीय शिक्षा, संस्कृति और इतिहास को भी लगातार नीचा दिखा रहे थे। हाँ, एक हीन भावना भर रहे थे। एग्जैक्टली। एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बताया जा रहा था कि भारत का अतीत अंधकारमय है और पश्चिम का ज्ञान ही श्रेष्ठ है। ऐसे में दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनरुज्जागरण का नारा था। अच्छा, तो ये अपनी जड़ों की तरफ लौटने का आह्वान था। बिल्कुल। ये लोगों को बता रहा था
कि तुम्हारे अपने ज्ञान और तुम्हारी अपनी जड़ों में गौरव करने लायक बहुत कुछ है। तुम्हें बौद्धिक गुलामी करने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक आजादी से पहले ना मानसिक और सांस्कृतिक आजादी बहुत जरूरी होती है। समझ गई। और एक बार जब ये मानसिक आजादी आ गई, जब अधिकार और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य तय हो गया, तब जरूरत पड़ी उन जन आंदोलनों की जहां छोटे लेकिन बेहद प्रभावशाली नारों ने करोड़ों लोगों को सड़कों पर ला दिया। जन आंदोलनों का दौर। हाँ, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं ने वो काम किया जो शायद सबसे मुश्किल था। करोड़ों आम ग्रामीण लोगों को सीधे निर्देश देना और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के लिए तैयार करना। देखिए, जन आंदोलनों की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपका निर्देश कितना स्पष्ट है। जब आप लाखों लोगों को संबोधित कर रहे हों तो आप लंबे दार्शनिक भाषण नहीं दे सकते। कोई सुनेगा ही नहीं। वही तो, आपको एक ऐसा कॉल टू एक्शन चाहिए जो तुरंत समझ में आए और जिस पर तुरंत अमल किया जा सके। हमारे स्रोत में गांधी जी के करो या मरो, हे राम और भारत छोड़ो जैसे नारे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कर मत दो है। मैं गांधी जी के नारों की लंबाई पर ध्यान दे रही थी। बस 2 या 3 शब्द, भारत छोड़ो, करो या मरो। तो मेरा एक दिलचस्प सवाल है यहाँ, क्या सबसे सफल जन आंदोलन के नारे हमेशा सबसे छोटे होते हैं? जैसे आज के समय में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले छोटे-छोटे हैशटैग काम करते हैं? ये हैशटैग वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। जनसंचार का सबसे पुराना और प्रभावी नियम यही है कि संदेश जितना छोटा होगा उतनी ही तेजी से फैलेगा। हाँ, याद रखना आसान होता है। आप 8 अगस्त 1942 के ग्वालियर टैंक मैदान के दृश्य को याद करें। गांधी जी ने भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया और अगले ही दिन 9 अगस्त की सुबह सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो फिर आंदोलन चला कैसे? यही तो बात है। जब नेता गिरफ्तार हो गए तो कोई विस्तृत कार्य योजना नहीं थी जिसे लोग पढ़ सकें। अंडरग्राउंड रेडियो और पर्चों के जरिए केवल 2 शब्द फैल रहे थे, भारत छोड़ो। एक सीधा निर्देश। बिल्कुल, अंग्रेजों के लिए एक सीधा गैर समझौतावादी निर्देश और भारतीयों के लिए अंतिम निर्देश था करो या मरो, कि अब बीच का कोई रास्ता नहीं है। ये नारा बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया क्योंकि इसे याद रखने के लिए किसी बड़ी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। इसने नेतृत्व की अनुपस्थिति में भी आंदोलन को स्वचालित बना दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो नारा है, कर मत दो, ये भी बहुत छोटा है। ये शायद 1928 के बारदोली सत्याग्रह से जोड़ा है। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये केवल एक भावनात्मक नारा नहीं था, बल्कि ये सीधा सिस्टम की नस काटने जैसा था। आप इसे एक आर्थिक युद्ध या इकोनॉमिक वॉरफेयर कह सकते हैं। कोई भी साम्राज्य या सरकार करों के बल पर ही चलती है, टैक्स से चलती है। सही बात है। जब सरदार पटेल ने किसानों को संगठित करके ये नारा दिया कि कर मत दो, तो वे सीधे तौर पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक इंजन को रोक रहे थे। ये बता रहा था कि स्वतंत्रता संग्राम केवल सड़कों पर रैलियां निकालने के बारे में नहीं था। ये एक सोची समझी आर्थिक नाकाबंदी भी थी, जहां आम किसान अपनी फसल रोककर साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। इसी कड़ी में लाल बहादुर शास्त्री का जय जवान जय किसान भी आता है। हमारे स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय का है। ये आज़ादी की लड़ाई के नारों से बिल्कुल अलग लगता है। ये तो एक स्वतंत्र राष्ट्र का नारा है ना? बिल्कुल अलग है। 1965 में भारत के सामने अस्तित्व का एक नया संकट था। एक तरफ सीमाओं पर युद्ध चल रहा था, जिसके लिए हमारे जवानों के मनोबल को अजेय रखना था, और दूसरी तरफ देश के भीतर भयंकर सूखा पड़ा था, भारी अन्न संकट था। हम खाने के गेहूं के लिए भी बाहरी देशों पर बहुत अधिक निर्भर थे। शास्त्री जी जानते थे कि जो देश अपना पेट खुद नहीं भर सकता, वो अपनी संप्रभुता की रक्षा भी नहीं कर सकता। ये तो बहुत गहरी बात है। इसीलिए उन्होंने जवान और किसान दोनों को राष्ट्र की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के समान स्तंभों के रूप में खड़ा किया। ये नारा आजादी पाने से आगे बढ़कर उस आजादी को बनाए रखने का प्रतीक बन गया। समझ गए। और आगे चलकर इसी तर्ज पर जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ उठा और विनोबा भावे का जय जगत राष्ट्रवाद की सीमाओं से परे जाकर विश्व बंधुत्व की बात करने लगा। नारों और निर्देशों ने देश को राजनीतिक दिशा तो दी, लेकिन एक राष्ट्र का निर्माण केवल राजनीति से नहीं होता। लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए भावनाओं, कला और आत्मलोचना की भी जरूरत होती है। बिल्कुल। और हमारी चर्चा का जो अंतिम हिस्सा है वो इसी को समर्पित है। राष्ट्रीय गौरव, गीत
और वो आलोचनात्मक चिंतन जिसने हमें हमारी कमियां दिखाएं। देखिए, इतिहास को केवल वीर गाथाओं और उपलब्धियों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इस अंतिम खंड में हमारे पास ऐसे गीत हैं जिन्होंने एक बिखरे हुए समाज को भावनात्मक रूप से एक सूत्र में बांधा। हाँ, और साथ ही ऐसे कड़वे सत्य भी हैं जो हमें हमारी विफलताओं की याद दिलाते हैं। अगर हम गीतों की बात करें तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी का विजय विश्व तिरंगा प्यारा, बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन गण मन अधिनायक जय है और इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस सूची में शामिल है। इन सभी ने एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक प्रभाव डाला। बिल्कुल, इन गीतों ने अलग अलग भाषाओं, अलग अलग प्रांतों के लोगों को भारत माता के एक ही विचार से जोड़ दिया। लेकिन इसी सूची में 26वें नंबर पर अबुल कलाम आजाद का एक कथन है जो एकदम अलग लगता है। उन्होंने कहा, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। हाँ, ये कथन काफी तीखा है। मेरा सवाल यही है कि एक तरफ जहां गौरव से भर देने वाले राष्ट्रीय गीत है, वहीं सूची के अंत में ये इतना कठोर और निराशाजनक कथन क्या कर रहा है? ये सड़कों पर लगाने वाला नारा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये कोई नारा नहीं है, ये इतिहास का एक कड़वा आत्ममंथन है। और इसे यहाँ शामिल करना इस बात का प्रमाण है कि स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल वीर गाथाओं और एकता का सुनहरा इतिहास नहीं है। मतलब ये एक चेतावनी की तरह है। बिल्कुल, ये सामाजिक दरारों, अविश्वास और राजनीतिक विफलताओं का भी इतिहास है। हमें इस कथन का पूर्ण रूप से निष्पक्ष होकर उस समय के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना होगा। तो ये कथन किस विशिष्ट परिस्थिति की ओर इशारा कर रहा है? ये आज़ादी और विभाजन के उस बेहद नाजुक और दर्दनाक दौर का विश्लेषण है। अबुल कलाम आज़ाद उस त्रासदी की बात कर रहे हैं जिसके कारण अंततः देश का बंटवारा हुआ। वे दोनों प्रमुख समुदायों के राजनीतिक नेतृत्व की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। एक तरफ वे अल्पसंख्यक वर्ग के भीतर पैदा हुई असुरक्षा की भावना और अलग अधिकारों की मांग पर सवाल उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो बहुसंख्यक नेतृत्व की उस विफलता को भी रेखांकित कर रहे हैं जो उन चिंताओं को समय रहते समझकर संबोधित नहीं कर सका। ये किसी एक का पक्ष नहीं ले रहा है। बिल्कुल नहीं। यहां हमारा काम ये तय करना बिल्कुल नहीं है कि इतिहास में कौन सही था और कौन गलत। हमारा काम बस ये समझना है, ये कथन उस तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये दिखाता है कि आज़ादी की कीमत केवल वीर बलिदानों से नहीं चुकाई गई थी, इसकी एक भारी कीमत राजनीतिक और सामाजिक विभाजनों के रूप में भी चुकानी पड़ी थी। ये सचमुच नजरिए को विस्तृत करने वाला है। एक तरफ हमारे पास गीतों का वो काव्यात्मक आदर्शवाद है जो हमें उम्मीद और एकता से भर देता है, और दूसरी तरफ यथार्थ की वो कड़वी जमीन है जहां आजाद साहब का ये कथन खड़ा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। ये हमें सिखाता है कि इतिहास कभी भी केवल काले और सफेद में नहीं होता। एक परिपक्व राष्ट्र वही है जो अपनी जीतों का जश्न मनाए लेकिन अपनी ऐतिहासिक कमियों का भी आत्म मूल्यांकन करे। बिल्कुल सही कहा। जब हम इन 26 वचनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हम वास्तव में एक राष्ट्र के क्रमिक विकास को देख रहे होते हैं। हाँ, 1857 के एक सिपाही के सीधे गुस्से से लेकर 1947 के विभाजन की जटिल राजनीतिक कड़वाहट तक, ये सूची हमें दिखाती है कि कैसे शब्द हथियार बन सकते हैं, कैसे वे ढाल बन सकते हैं और कैसे वे समाज को उसका असली चेहरा दिखाने वाला आईना भी बन सकते हैं। सच में आज हमने मंगल पांडे के प्रत्यक्ष प्रहार से लेकर भगत सिंह की क्रांति तक, तिलक के अधिकार से लेकर गांधी जी के जन आंदोलन तक का एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। और चर्चा समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। बिल्कुल, बताइए। आज हमने 26 ऐसे वाक्यों का विश्लेषण किया जिन्होंने इतिहास बदल दिया। अपने आप से पूछिए, यदि 100 साल बाद आज के युग का इतिहास लिखा जाए तो हमारे समय का वो कौन सा एक वाक्य या नारा होगा जो हमारी पूरी पीढ़ी का वर्णन करेगा? अरे वाह, ये तो सच में सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हम अक्सर